Hello and a very warm welcome to all my lovely students out there. So now next we were discussing about the compensation management. What was compensation management? Compensation management basically synchronized practice which includes the balancing of all the work employee relationship by facilitating both the monetary as well as नॉन मॉनिटरी इन बेनिफिट्स फॉर द एम्प्लॉयज़. इसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि कंपनसेशन में क्या क्या चीज़ जो बेसिक होता है. डायरेक्ट कंपनसेशन होता है, इनडायरेक्ट कंपनसेशन होता है. डायरेक्ट कंपनसेशन में क्या क्या होता है, इनडायरेक्ट कंपनसेशन में क्या होता है, वो सारा हमने पढ़ा. साथ ही साथ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपनसेशन वो हम कर चुके हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टेप्स ऑफ डिटर्मिनिंग कंपनसेशन. कि आप कैसे डिटर्मिन करेंगे भैया कि किसी को कितना कंपनसेशन दिया जाए या किसको कितने पैसे दिया जाए. किसी जॉब के लिए बेसिकली कितने पैसे दिया जाए, या इस जॉब में अगर इंडिविजुअल काम करने आ रहा है तो हम उसको उतने पैसे पे भी रखें, या कुछ ज़्यादा ही अच्छा बंदा आ रहा है तो हमारा शायद कुछ ज़्यादा ही अच्छा करे तो इसके पैसे बढ़ा दें. तो इसके लिए क्या करें, पहले आप क्या सबसे पहले होता है जॉब डिस्क्रिप्शन. जॉब डिस्क्रिप्शन में कोई भी जो पर्टिकुलर जॉब जब काम होता है उसका हम पूरा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं. उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिक्वायरमेंट्स, फंक्शंस, ड्यूटीज़, लोकेशंस, एवरीथिंग इज़ रिटन. ठीक है. उसके बाद जॉब इवैल्यूएशन होता है. जॉब इवैल्यूएशन होता है विद द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यूज़, क्वेश्चनर्स, ऑब्जर्वेशंस एक्सेट्रा, जहाँ जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन लिखते हैं. उसके बाद जॉब इवैल्यूएशन होता है. वी हैव ऑल स्टडीड दिस इन द प्रीवियस लेक्चर्स. जॉब इवैल्यूएशन ये होता है कि एक पर्टिकुलर जॉब को आप इवैल्यूएट करते हैं. देयर आर वेरियस इवैल्यूएटर्स जो इवैल्यूएट करते हैं और देखते हैं कि उसको देयर आर वेरियस मेथड्स एज वेल कि उसकी वो जो जॉब है उसको किस ग्रेड पर रखा जाए. और इस हम लोग एम्प्लॉय का वर्थ नहीं हम लोग सेट करते हैं, हम लोग इसमें उस जॉब का वर्थ सेट करते हैं, उस ग्रेड का वर्थ सेट करते हैं. उसके बाद है पे स्ट्रक्चर्स बनते हैं. पे स्ट्रक्चर्स में क्या हो गया, आफ्टर द जॉब एनालिसिस हम लोग जो भी अलग अलग ग्रेड बनाए हुए हैं उस पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हर एक ग्रेड को कितने पैसे देने चाहिए. तो जितने ट्रेड यूनियन हैं या जितने भी बाकी लोग हैं उनके साथ नेगोशिएट करके बात करके आदमी डिसाइड करता है कि हर एक ग्रेड पे कितने पैसे दिए जा रहे हैं. देन सैलरी सर्वेज होते हैं. सैलरी सर्वेज में क्या होता है कि जितना भी मार्केट्स है हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. और उसके बाद इट इंक्लूड्स व्हाट, एवरेज सैलरीज, इन्फ्लेशन इंडिकेटर्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिकेटर्स, सैलरी बजट एवरेजेस, ये सारे चीज़ करते हैं. द कंपनीज में ऑल्सो परचेज द रिजल्ट ऑफ सर्वेज कंडक्टेड बाई सर्वे वेंडर्स. सर्विस दे वेरी सर्विस वेंडर्स जो कि इनका काम ही होता है कि वो सर्वे कंडक्ट कराते हैं हर एक अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन में. और जो भी होता है वो जो ऑर्गेनाइजेशन उसको ख़रीद सकते हैं या फिर उन लोग को हायर कर सकते हैं अपना काम करने के लिए. और जो उनका उस लोकेशन में जो सैलरी चल रही है उसी हिसाब से वो उसको रखे, क्योंकि बेसिकली है क्या कि हम उनको एक गुड पैकेज और फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड करें ताकि हमारे यहाँ लोग अट्रैक्ट हों, एल्यूर हों और हम एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर सकें. साथ ही साथ अगर इफ़ यू हैव टू सेट अप दी compensation, तो various policies and regulations which are going on in the company or in the organization or in the government, the various laws that we've already discussed is very important. Now wage and salary, there is one concept that we need to study कि एक हमेशा ना हम लोग वेज सैलरी साथ में बोल देते हैं, बट दे आर नॉट सेम. राइट, दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट. हम लोग देखिए क्या होता है कि हम दिस कंपैरिजन चार्ट विच आई हैव मेड हियर. इसमें क्या होता है, नो एक्चुअली आई हैवंट मेड हियर, दिस इज वाज अवेलेबल ऑन इंटरनेट विच आई हैव टेकन. एक में क्या होता है, सैलरी एक फिक्स पे होता है. कोई भी इंडिविजुअल जब काम कर रहे हैं तो उसे एनुअल बेसिस पे एक फ़िक्स पे जब प्रोवाइड किया जाता है तो उसे हम सैलरी कहते हैं. वेज क्या होता है, एक वेरिएबल पे होता है. जो वो जितने घंटे काम कर रहा है, जितने दिन काम कर रहा है और काम ख़त्म करने पे उसे जो पे करते हैं उसे वेज होता है. और जो जनरली सैलरी स्किल्ड पर्सनल को अप्लाई किया जाता है, वेज सेमी स्किल वालों को. सैलरी फिक्स्ड होती है, वेज वेरिएबल होता है. यहाँ पे सैलरी में फिक्स रेट होता है, वेज में वेज रेट होता है. जो सैलरी मंथली बेसिस पे प्रोवाइड की जाती है, वेज डेली बेसिस पे प्रोवाइड किया जाता है. सैलरी उनके परफॉर्मेंस बेसिस पे होता है, जो परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं तो मंथली बेसिस पे दे रहे हैं.
वेज जो होता है वो आर्ली बेसिस पे होता है, जो आर्ली परफॉर्मेंस होता है उस पे होता है। द सैलरीज पे टू द एम्प्लॉयज़, और यहाँ पे जो वर्कर्स या लेबर्स होते हैं उनको पे किए जाते हैं। जो सैलरी होते हैं इट इज़ बेसिकली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस वर्क और द वाइट कॉलर जॉब, और जो वेज होते हैं इट इज़ बेसिकली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स और द ब्लू कॉलर जॉब्स। की रिजल्टेंट एरिया सैलरी का येस, एक कोई की रिजल्टेंट एरिया होता है, एक कोई ऑफिस होती है जो वो होल्ड करते हैं और कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे की रिजल्टेंट एरियाज नहीं होते हैं। और अगर उनको काम के लिए एक्स्ट्रा वर्क दिया तो नो, इफ़ दे आर नॉट पेड फॉर एक्स्ट्रा टाइम, अगर उनको कोई काम दिया जाए, अगर वो 6 घंटे में कंप्लीट करें या 15 घंटे में कंप्लीट करें, ख़त्म करें तो उनके सैलरी मिलेंगी। ये नहीं कि अगर उनको वो 15 घंटे में ख़त्म करें तो ज़्यादा मिलेंगी। वेज का क्या होता है, ऑन द अदर हैंड वेज में वहाँ पे उनका क्या होता है कि अगर इफ़ दे इफ दे वर परफॉर्मिंग एंड दे डू ओवर टाइम तो दे गेट मनी अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ द ओवर टाइम। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू. Now this is certain definitions which are given. Please go through the notes provided in the link below. And the basic thing is the salary is what? Salaries is paid on the regular basis, especially monthly, generally monthly basis, depending on the individual's performance. It's a fixed amount, और ये उनके प्रोडक्टिविटी से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। वाइट कॉलर जॉब्स एज ऑलरेडी सेड, वेजेस वेरिएबल होते हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए होते हैं, एंड ही इज़ पेड is paid on the basis of extra hours provided, or individual is paid for his presence and not for his absence. मेजर डिफरेंसेस जो हो गए, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सैलरी फिक्स अमाउंट होता है, वेज वेरिएबल अमाउंट होता है। सैलरी स्किल लोगों को दी जाती है, वेजेस जो होती है सेमी स्किल और अनस्किल जैसे कारपेंटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियंस, उन्हें दी जाती है। सैलरी जो होती है वो फिक्स होती है, वेजेस होता है वो वेरिएबल होता है। सैलरी वंस डिसाइडेड इन द बिगनिंग रिमेन्स फिक्स थ्रू, लेकिन वेजेस क्या होता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन द प्रिवेलिंग wage system, which is changed by the, because it is Payment of Wages Act, right? There are almost 12 wages definition according to various bare acts. So तो कौन से bare act से कौन सा definition निकल रहा है वो उनको maintain करने का है, और वो जो daily basis पे वो provide करते हैं। Then the salary is paid on the basis of the performance of individual. Wage जो होता है वो hourly basis पे होता है। सैलरी जो आप एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं इज़ बेस्ड अपॉन द स्किल्स एंड एफिशिएंसीज दैट दे हैव टू कंप्लीट द ऑफिस वर्क्स, वेराज जो वेजेस आप प्रोवाइड कर रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं उसके हिसाब से। सैलरी इज़ फॉर गिवन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस टास्क, वेज इज़ गिवन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग टास्क। सैलरीड पर्सन जनरली का एक के आर ए होता है, की रिजल्टेंट एरिया होता है, जिसमें एक महीने में उन्हें काम करना है, उनकी परफॉर्मेंस जज की जाती है। जबकि वेज पर्सन का के आर ए नहीं होता, वो बस अपना दिन का काम करते हैं और जो काम करते हैं उस हिसाब से उन्हें पैसे मिलते हैं। सैलरी पर्सनस आर नॉट पेड एडिशनल वेपनसेशन फॉर एनी एक्स्ट्रा आवर्स। यही के आर ए उनका है कि रिजल्ट नहीं रहा है, एक महीना में ख़त्म किया, परफॉर्मेंस पे जज किया, पैसे दिए। अगर उनको ज़्यादा काम करना पड़ा, वही काम ख़त्म करने के लिए ज़्यादा घंटों के लिए काम करना पड़ा तो ज़्यादा घंटे के लिए उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन वेज वाले जो पर्सन हैं जिन्हें आप आर्ली पे कर रहे हो, तो अगर उनका एक्स्ट्रा वो जॉब कर रहे हैं तो आप उनको एक्स्ट्रा पैसे प्रोवाइड करेंगे। नाउ देयर आर वेरियस इंसेंटिव्स। व्हाट आर इंसेंटिव्स? ये तो कंपनसेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है इंसेंटिव्स। नाउ इंसेंटिव इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। क्या होता है कि जो भी आदमी, देखिए हमने बताया कि कभी कभी देखिए मान लीजिए आप और आपके दोस्त दोनों जन बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, एंड यू आर पुटिंग इन 100% एंड यू गेटिंग लाइक, और एट द एंड ऑफ द डे इन द अदर पर्सन इज़ लाइक छोड़ो ना यार, हो जाएगा यार, काम कर लेंगे यार, एंड एंड ऑफ द डे आप लोग दोनों को सेम ही पैसे मिल रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है ना, आपका जो सेंस ऑफ मोटिवेशन कम हो जाता है कि भैया वो को तो आराम कर रहा है, उसको भी उतने ही पैसे मिल रहे हैं, हम इतना खट रहे हैं फिर भी हमें इतने पैसे मिल रहे हैं, तो वाई शुड आई पुट इन सो मच एफर्ट, क्यों नहीं हम आराम से रहें। तो दे आर वेरियस इंसेंटिव प्लान्स विच आर मेड, और द वेरियस bonus plans which are made which is linked to the performance, ठीक है। परफॉर्मेंस लिंक टू कंपनसेशन लेट टू इम्प्रूव द मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़।
अब ये क्या करे, एक मॉनिटरी इंड्यूसमेंट्स ऑफर करे एम्प्लॉयज़ को टू परफॉर्म बियॉन्ड द एक्सेप्टेंस लेवल्स इट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, ये इंसेंटिव और बोनस एक तरीका होता है जब वो ग्रुप और इंडिविजुअल को वो मोटिवेट कर सके ताकि वो काम कर सकें, फाइनेंशियल रिवॉर्ड अवॉर्ड कर सके एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ के लिए। ये बेसिकली इफ़ेक्टिव है एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ के लिए, जो जितना अच्छा काम कर रहा है हम उसको उस हिसाब से पे करने की कोशिश कर रहे हैं ना। अकॉर्डिंग वेरियस डेफिनेशंस विच आर गिवन बाय लॉट्स ऑफ पीपल, एक अकॉर्डिंग टू एंथनी एंड गोविंदराजन दे से कि एक इंसेंटिव क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है जो इनकरेज और मोटिवेट करता है मैनेजर्स को कि वो गोल्स अचीव करें। बुरक एंड स्मिथ बोलते हैं कि इंसेंटिव जो स्कीम होता है ये एक प्लान होता है जहाँ प्रोग्राम्स होता है और प्लान्स और प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ इंडिविजुअल्स मोटिवेट हो रहे हैं फॉर व्हाट, गुड परफॉर्मेंस। ठीक है, एंड इट इज़ बिल्ड ऑन व्हाट, मॉनिटरी बेसिस, पैसे पे बिल्ड है। बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड्स और प्राइजेस। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू एटकिंसन, इंसेंटिव बोलते हैं कि एक पोटेंशियल रिवॉर्ड है और गोल है दैट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर। जो भी एक्सपेरिमेंटर जो दे रहा है वो उसको मैनिपुलेट करते हैं। नाउ according these are the now there are certain wage plans which are developed by various people, we'll discuss that। तो जिसमें उन्होंने बताया कि दो टाइप के वेज प्लान होते हैं, एक है इंडिविजुअल वेज इंसेंटिव प्लान्स, दूसरा है ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स। इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स होते हैं जो टाइम बेस्ड है कि कितने टाइम में वो काम ख़त्म कर रहा है। अगर स्टैंडर्ड टाइम में काम ख़त्म कर रहा है तो कितना देंगे, स्टैंडर्ड टाइम से कम में ख़त्म कर रहा है तो कितना देंगे, स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा में ख़त्म कर रहा है तो कितना देंगे। ये करके वो टाइम बेस्ड बनाया है, ये 4 लोगों ने बनाया। उसके बाद आउटपुट बेस्ड, इस आउटपुट की फाइनल रिजल्ट क्या हो रहा है। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट जो हो रहा है उसके बेसिस पे वो क्वालिटी भी इंश्योर में वो इंश्योर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसा क्वालिटी इंश्योर हो रहा है, सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस हिसाब से वो आउटपुट बनाते हैं। ग्रुप इंसेंटिव्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल इंसेंटिव्स में एक बंदे को आप लेके काम कर रहे हैं। ठीक है, और ग्रुप इंसेंटिव्स में क्या होता है, वो आप एक इंडिविजुअल को नहीं ले रहे हैं बल्कि पूरे ग्रुप को ले रहे हैं, पूरे ग्रुप को आप इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें टीम लीडरशिप या जो टीम मोटिवेशन जो होता है वो चीज़ सामने आता है। नाउ वी विल डिस्कस दिस वन बाय वन। सबसे पहले आता है टाइम बेस्ड। फर्स्ट इज़ द इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान। इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान क्या होता है, डायरेक्टली लिंक टू द अर्निंग्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल वर्कर। यहाँ पे क्या होता है कि इन अप्लाइंग द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर इज होल इज कैलकुलेटेड। ठीक है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन टाइम एंड आउटपुट। सबसे हम लोग पहले देखेंगे टाइम बेस्ड। टाइम बेस्ड में है हैस्ले प्रीमियम प्लान और वियर प्लान। ये वाला प्लान वॉज इंट्रोड्यूस बाय F.A. हैस्ली एंड वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द वीर इंजीनियरिंग वर्क्स इंग्लैंड। इन्होंने क्या किया था कि जो मिस्टर हैस्ले थे, व्हाट ही डिड इज़ वो कोई एक काम देखे, एक जॉब देखे। ठीक है, उसके बाद देखे कि उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए एक एवरेज टाइम क्या रखा वो हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जब उन्होंने एवरेज टाइम पर उन्होंने देखिए फिर से एक काम देखा, कोई भी एक्टिविटी उन्होंने देखी, कोई भी जॉब देखा और उस जॉब पे उन्होंने डिसाइड किया कि इस जॉब को ख़त्म करने के लिए भैया एक एवरेज एफिशिएंसी का ऑफ एवरेज वर्कर को हम लोग स्टैंडर्ड टाइम लेके चलते हैं। हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं ले रहे हैं, बिलो ऑर्डिनरी, एवरेज। एवरेज आदमी एवरेज टाइम में कैसे ख़त्म करे उसको उन्होंने स्टैंडर्ड टाइम रखा। ठीक है, अब वो लोग, वो वर्कर्स जो स्टैंडर्ड टाइम के अंदर अपना काम ख़त्म कर दे रहे हैं उनको वो लोग पे कर रहे हैं। ठीक है, और उनको पर आवर पैसे पे कर रहे हैं। ठीक है, द वर्कर्स कंप्लीटेड द वर्क्स इन लेस देन द स्टैंडर्ड टाइम आर पेड इंसेंटिव अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड टाइम एंड बोनस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सेव्ड बाय देम। अगर वो लोग काम ख़त्म कर रहे हैं समय पे, जो स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड हुआ, ठीक है, उसी पे अगर वो ख़त्म कर दे रहे हैं तो उन्हें वो जो स्टैंडर्ड वर्क टाइम उन्होंने डिसाइड किया था उस पे उनको पैसे मिल रहे हैं। और मान लीजिए वो लोग समय बचा ले रहे हैं तो अगर जितने समय बचा रहे हैं उस हिसाब से उन्हें पैसे मिल रहे हैं। दिस इज़ वन एग्जांपल विच इज़ गिवन हियर
उसमें क्या बोल रहा है कि स्टैंडर्ड टाइम मान लो 10 घंटा है, टाइम घंटा, उसको 8 ही घंटे लगा, बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया। तो रेट पर वेजेस 20 पर आवर, 10 रुपया तो उसको हमको देना ही है। तो भैया तो 8 घंटे के लिए वो काम ख़त्म किया, तो 8 × 20 तो हम उसको 160 देंगे ही देंगे। प्लस हम उसको 50% ऑफ द टाइम से इन रेट पर आ 50% ऑफ टाइम, हाउ मच टाइम ही हैज सेव 2 आवर्स। तो वील प्रोवाइड हिम 50% ऑफ 2 इंटू रेट पर आर इज व्हाट 20। दिस इज द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ द हैज़ली प्लान। ठीक है, तो हैज़ली प्लान में क्या था कि एक एवरेज बंदा एक जॉब ख़त्म करने के लिए एक एवरेज टाइम कितना लेगा, जो एवरेज टाइम लेगा उसके हिसाब से हम उनको एक प्रॉपर पैसे उनका एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर देंगे। और अगर वो एवरेज टाइम में ख़त्म कर दे रहा है, जो भी टाइम ख़त्म कर रहा है उसको हम पैसे दे रहे हैं, और एवरेज टाइम से स्टैंडर्ड टाइम से कम में वो अपना ख़त्म कर दे रहा है, तो जितने पैसे टाइम वो बचा रहा है उस हिसाब से हम उसे बोनस प्रोवाइड करेंगे। इसका मेरिट्स क्या हुआ कि ये एक सिंपल है अंडरस्टैंड करने में, वर्कर भी ईज़िली कैलकुलेट कर सकता है, वर्कर और एम्प्लॉय दोनों बेनिफिट हो रहे हैं टाइम बचने से। उसके बाद एक मिनिमम वेज गारंटी करता है हर एक एम्प्लॉय को कि वर्कर तो कि वो देरी कंप्लीट करे, ज़्यादा कंप्लीट करे, जो हर एक एम्प्लॉय को मिनिमम वर्क पेमेंट वो लोग इंश्योर करते हैं। दूसरा है इट इनकरेजेस वर्कर्स फॉर एफिशिएंट वर्कर्स, वो इनकरेज करता है दिस प्लान। वो देख रहा है, अगर मान लीजिए कोई वर्कर देख रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्लान समबडी इज़ गेटिंग बेटर बेनिफिट और बेटर इनिशिएटिव, तो व्हाट दे ट्राई टू डू इज़ दे ट्राई कि भैया हम भी अच्छा काम करें, हमें भी अच्छा इंसेंटिव मिले, हमें भी बोनस मिले। बोनस कैलकुलेट हो रहा है, वो देख रहे हैं कि वो 2 घंटे पहले काम ख़त्म कर लिए, तो भैया उनको ज़्यादा पैसे वो लेके गए, तो वो भी कोशिश करे कि वो 20-30 रुपये ज़्यादा कमा ले, बोनस ज़्यादा कमा ले। डीमेरिट्स में क्या होता है कि कभी कभी वर्कर्स जो ये जल्दी काम करने के चक्कर में क्वालिटी पे वो कंपनसेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड क्वालिटी पे कंपनसेशन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो इससे क्या हो सकता है, वेस्टेज बढ़ सकती है। दूसरा चीज़ क्या है कि जो वेरियस रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग द टाइम सेव्ड इन केस ऑफ ईच वर्कर आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट। ठीक है, हर एक जन का रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि उसको कितना टाइम में ख़त्म हो रहा है, जल्दी ख़त्म हो रहा है, लेट ख़त्म हो रहा है, उसी हिसाब से काम हो रहा है। देन वर्कर ओनली गेट हाफ ऑफ द बेनिफिट ऑफ द एफिशिएंसी, तो वो काम कर उसका सिर्फ 0.5% को मिलता है। एंड द स्टैंडर्ड इज़ बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस, जो स्टैंडर्ड वो लोग बनाए हैं इट इज़ बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस विच मे और मे नॉट बी फेयर। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द रोल एंड प्लान। रोल एंड प्लान क्या होता है, इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ द हैज़ली प्लान। हैज़ली प्लान ने क्या बोला, भैया हम एक एवरेज टाइम पे स्टैंडर्ड टाइम पे सेट कर दे रहे हैं और स्टैंडर्ड रेट सेट कर दे रहे हैं, जो स्टैंडर्ड रेट में ख़त्म करते हैं उसे इतने पैसे दो, और स्टैंडर्ड रेट में पैसे टाइम बचा दे रहे हैं तो अब उन्हें जो बचाए हुए टाइम के हिसाब से पैसे दो, सिंपल। रोल एंड प्लान बोला कि भाई, रोल एंड प्लान ने कहा कि हम उसे नहीं मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के लिए जेम्स रोलर ने इसे मॉडिफाई किया। अंडर दिस द वर्कर्स आर पेड मोर एंड अबव द एवरेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द पेजेस पेड अकॉर्डिंग द रोलर प्लान। व्हाट हैपेंस इज द वर्कर्स आर पेड ओवर एंड अबव द एवरेज ऑफ द वर्कर्स आर दे पुट इन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जितना भी वो लोग काम कर रहा है उसके हिसाब से उन्हें थोड़ा ज़्यादा पे किया जाता है। जैसे ये अर्निंग्स क्या है, वही अगर आप 80-20 रुपीज़ आप देखें तो क्या किया, जितने घंटे में उन्होंने काम अपना ख़त्म किया उतने तो वो दे ही रहे, 160, 8 × 20, 160 इज तो गिवन इन टू देम। लेकिन वहाँ पे क्या होता था, जो समय बचाया जाता था उसके हिसाब से स्टैंडर्ड टाइम वो लोग स्टैंडर्ड रेट कैलकुलेट करके दे देते। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जितना भी वो लोग टाइम बचा बाय स्टैंडर्ड टाइम इंटू आवर्स ऑफ आवर्स वर्क इंटू रेट पर आवर। बेसिकली यही है कि जो भी वर्कर्स अपना जल्दी काम ख़त्म कर दे रहे हैं, हम उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहे हैं फॉर द आवर्स वर्क इन प्रपोर्शन टू द टाइम सेव एंड द स्टैंडर्ड टाइम। पहला क्या था, डायरेक्टली इन प्रपोर्शन टू द स्टैंडर्ड टाइम। अभी हम क्या करें, इन प्रपोर्शन टू टाइम सेव एज वेल एज द स्टैंडर्ड टाइम करके हम उनको पेमेंट कर रहे हैं। दिस इज द फॉर्मूला विच इज गिवन हियर, यू कैन गो थ्रू दिस वंस। नाउ व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ रोल एंड प्लान। रोल एंड प्लान क्या करता है, इट गारंटीज कि एक मिनिमम वेज हम हर एक वर्कर को प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि जितने भी एम्प्लॉयर हैं और वर्कर्स हैं दोनों का समय बच रहा है तो बेहतर है। एफिशिएंट वर्कर्स जो हैं वो लोग को ना
डिमिनिशिंग रेट में 50% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम में वो लोग काम अपना ख़त्म कर देते हैं. देन द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन रिड्यूसेस द ओवरहेड कॉस्ट, कि जितना बाद में कॉस्ट पर यूनिट अगर ज़्यादा लगता है तो वो सब वो लोग रिड्यूस कर देते हैं. डीमेरिट्स क्या है इसके, कि ये एक जितना रोलन प्लान पढ़ा समझने में आसान था एक एवरेज वर्कर के लिए, ये वाला प्लान उतना हैसले प्लान आसान था समझने के लिए एक एवरेज वर्कर के लिए, हम आप भी उतने आराम से समझ गए थे. रोलन प्लान उतना ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, राइट. एफिशिएंट वर्कर्स आज क्या होता है, दे आर जनरली डिस्करेज्ड, क्योंकि इट्स दे सेव मोर देन हाफ द स्टैंडर्ड टाइम, एंड दिस प्लान इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द हैसली प्लान. Now the next plan, which is the again time based plan, is the immersion efficiency plan. इमर्शन एफिशिएंसी प्लान में उन्होंने क्या किया, भैया उन्होंने बोला कि भैया हम तो स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करते रहे, लेकिन हम क्या करेंगे, हम सबको अलग अलग देंगे. तो वो लोग वो कि जनरली ही बिलीव दैट वर्कर प्रोड्यूसेस ओनली 65% ऑफ द स्टैंडर्ड आउटपुट. देयरफॉर जो बोनस जो उन्होंने बनाया कि आफ्टर स्पेड आफ्टर इंक्रीजिंग द परसेंटेज विच इज़ द प्रिस्क्राइब लेवल ऑफ एफिशिएंसी विच इज़ 67%, कि 67% से जितना ज़्यादा अच्छे से काम करेगा उस हिसाब से हम बोनस का प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, ये एक साइंटिफिकली उन्होंने डिसाइड किया कि जॉब को बहुत अच्छे से स्टडी किया, मिनिमम टाइम डिसाइड किया और एक एफिशिएंसी रेशियो बनाया, जिसमें उनको लगा कि एक कोई भी बंदा एक जो भी काम कर रहा है वो सिर्फ 67% ऑफ द आउटपुट स्टैंडर्ड टाइम में प्रोवाइड कर सकता है. तो उन्होंने इसको चेंज कर दिया. उन्होंने क्या किया, अर्निंग्स जो उन्होंने बनाई, टाइम टेकन, हाउ मच टाइम इज टेकन, 8 hours इंटू रेट पर आवर 20 प्लस 30% ऑफ द बोनस. सपोज द पर्सन इज वर्किंग अप टू, देखिए क्या बोलता है बोनस, 10% अप टू 75% एफिशिएंसी, 20% फॉर 75 to 100% एफिशिएंसी एंड 30% बियॉन्ड 100% एफिशिएंसी, कि ये उस हिसाब से उन्होंने बोनस डिसाइड कर दिया. और दिस इज़ नॉट रेट पर बोनस, इज रेट पर बोनस. उस हिसाब से वो लोग अपना कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो वर्कर ए बी सी डी, मान लीजिए 3 वर्कर्स हैं जो टाइम टेकन 14 hours, बोनस इज इक्वल टू 1/10/14 इंटू 100, वर्कर बी वर्कर सी जितना भी अलग अलग है उस हिसाब से उन्होंने काम किया. मेरे से इसका क्या होगा कि वो एक मिनिमम वेज गारंटी करते हैं ऑब्वियसली. सेकेंड हो गया कि एक इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं फॉर एफिशिएंट वर्क, फॉर द एक्स्ट्रा वर्क, द एक्स्ट्रा पेमेंट, एंड इज़ फेयर टू ऑल वर्कर्स. क्योंकि 67% ले लिया, ये नहीं कि आप 100% प्रोवाइड कर रहे हो, आउटपुट निकाल रहे हो तभी आपको पैसे मिलेंगे. आप क्या बताएं यहाँ पे, अगर बोनस इज 10% अप टू 75% एफिशिएंसी, वो बोल ही रहा है कि स्टैंडर्ड आउटपुट का 67% तक ही आदमी काम कर सकता है. वो बोल ही नहीं रहे हैं कि उसका जो काम होना चाहिए वो शुड बी मोर देन 67, मोर देन 100% और समथिंग लाइक दैट. सो व्हाट हैपन्स इज पीपल आर लाइक कि चलो हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अगर 75% से भी ज़्यादा है तो डिपेंडिंग 10% है अप टू 75% एफिशिएंसी, 20% है 75 to 100% एफिशिएंसी एंड 30% इज़ 100% एफिशिएंसी. डीमेरिट्स इसके क्या है कि कभी कभी क्या होता है, दे इट इज़ नॉट लाइक बाई वेरी एफिशिएंट पीपल, क्योंकि उनको ना 100% एफिशिएंसी है, उससे भी बेहतर काम करें तो हम क्या करें. उसके बाद बिलो एवरेज वर्कर्स को भी ये पसंद नहीं आती है कि वो लोग मान लीजिए 67% से भी कम में एफिशिएंसी में काम करते हैं, तो मिनिमम जो पीस सेट है, जो जो मिनिमम डिसाइड है वो तो उन्हें मिल जाती है, लेकिन बाकी लोगों को बोनस मिलते रहते हैं जो उनको कहीं कहीं खटकता है. नाउ नेक्स्ट इज़ द अगेन द टाइम बेस्ड में एक आपका BDX पॉइंट प्लान होता है. BDX पॉइंट प्लान क्या होता है कि इट अगेन हियर व्हाट हैपेंस इज, चार्ल्स BDX ने इन प्लान को डिवाइड किया, बनाया था. उन्होंने स्टैंडर्ड टाइम बनाया था फॉर एवरी वर्क, एवरी जॉब, जो भी जॉब किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें उन्होंने स्टैंडर्ड टाइम बनाया आफ्टर स्टडिंग साइंटिफिकली. ठीक है, अब देखिए उसमें उन्होंने क्या किया है कि जो भी यू कैन गो थ्रू द नोट्स वन, द एंटायर जिस्ट ऑफ द एंटायर थिंग इज़ कि वो उन्होंने क्या किया कि स्टडी किया जॉब को,
जॉब को प्रॉपरली स्टडी किया, साइंटिफिकली स्टडी किया। साइंटिफिकली स्टडी करने के बाद उन्होंने काम, जो भी स्टैंडर्ड जॉब है, जो भी काम ख़त्म किया है, तो उन्होंने स्टैंडर्ड टाइम बनाया काम ख़त्म करने का, ठीक है, कोई भी काम करने के लिए। तो मिनिमम टाइम वेज इज़ गारंटेड टू ऑल वर्कर्स, जो भी काम कर रहे हैं विद इन द स्टैंडर्ड टाइम और नॉट विद इन द टाइम, और जो भी है सबको ही उनको पैसे मिलेंगे। और जनरली 75% ऑफ द टाइम सेव्ड, जो भी पैसे, जो समय बच रहा है, 75% ऑफ द वेजेस फॉर द टाइम सेव्ड आर पेड एज बोनस टू द वर्कर। 75% जो बोनस पेमेंट हो रहा है, 75% ऑफ बोनस पेमेंट हो रहा है वर्कर को, और 25% बोनस पेमेंट हो रहा है उसके फोरमैन को, या जो भी उसका सुपरवाइज़र है उसको। तो ये फर्स्ट टाइम आया। इतना भी पहले हेल्सी आया, रोलन आया, इमर्सन एफिशिएंसी आया, ब्यूडिक्स प्लान आया। इसमें फ़र्स्ट टाइम आया कि जो भी पैसे, जो टाइम वो लोग बचा रहे थे साइंटिफिकली, तो पहले ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था। इमर्सन एफिशिएंसी में साइंटिफिकली उन्होंने डिसाइड कर दिया था, लेकिन इसमें उन्होंने क्या किया, जो समय बचा है उसका 75% जो भी पैसे बचते हैं, जो बोनस देना होता है वो वर्कर को देते हैं, और 25% जो है वो फोरमैन को देते हैं या उसके सुपरवाइज़र को देते हैं। इसका मेरिट्स क्या है कि मिनिमम वेजेस इज़ गारंटेड टू वर्कर्स, ठीक है। अगर वो लोग स्टैंडर्ड टाइम में ख़त्म नहीं भी कर पाए तो भी उन्हें मिनिमम वेजेस मिलेंगे, ठीक है। सिंस 1/4 ऑफ द वेजेस फॉर टाइम सेव गोज टू द सुपरवाइज़र, 25% सुपरवाइज़र को जा रहा है ना, जो फोरमैन है उसको 25% वेज जा रहा है, तो भैया वो तो मोटिवेटेड है, वो तो आपके पीछे पड़ के काम कराएगा। तो इस मोटिवेटेड की हाई प्रोडक्टिविटी ला के दिखाओ। दिस प्लान इज सूटेबल फॉर फैक्ट्रीज वेयर वर्कर इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स। ये क्या होता है कि फैक्ट्रीज़ में जहाँ पे एक वर्कर से एक्सपेक्टेड है कि बहुत सारी तरह का काम करो, तो ये काम करते चलिए थक जाता है, तो उसका परफॉर्मेंस किस तरह से बढ़ा जाए, तो फोरमैन का काम है उसके पीछे पड़ के काम कराओ, तो उस टाइप के काम के लिए बहुत बेहतर बैठता है। और एफिशिएंसी ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स कैन बी कंपेयर। डीमेरिट क्या होता है कि जनरली लोग अपने काम करने का शेयर फोरमैन के साथ बांटना नहीं चाहते हैं, तो कभी कभी दे टेंड्स टू रिजेंटमेंट वेयर दे डू नॉट वांट टू शेयर देयर बोनस विद द फोरमैन। अभी जो कैलकुलेशंस हैं ऊपर में कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और बहुत क्लरिकल वर्क इसमें चाहिए होता है, तो it is sometimes not very understandable by the workers, and they feel that probably they are being manipulated by the authorities, so ये एक demerit हो जाता है। नाउ ये दिस वॉज ऑल फॉर द टाइम बेस। अभी तक हम लोग इंडिविजुअल प्लान बेस, इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान या बोनस प्लान ही पढ़ रहे हैं, जिसमें इंडिविजुअल का टाइम बेस ख़त्म हो गया। नाउ वी कम टू द आउटपुट बेस्ड। आउटपुट बेस में क्या होता है? आउटपुट बेस का पहला है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम मतलब क्या कि वो क्या काम कर रहा है, जो पीस बना रहा है उस हिसाब से काम करना। तो टेलर जी ने क्या किया, FW टेलर जो है, इन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड वर्कलोड बनाया, ठीक है। कोई भी काम करने का एक वो बोले कि देखो हम ये टाइम रेट नहीं करेंगे, उन्हें वो बहुत अनसाइंटिफिक लगता था और उन्हें लगता था कि इंसेंटिव एलिमेंट्स लैक कर रहा है। तो ही डिड नॉट प्रोवाइड फॉर द मिनिमम गारंटी वेज टू ईच वर्कर। बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई भी काम करने आ जाओ तो आप मुझसे काम करेंगे, मुझसे पैसे देंगे। हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे वर्कलोड फॉर एवरी वर्कर based on time and motion studies. We don't have to go into detail of the time and motion studies. All we want to know here is कि इससे पहले टाइम कितने घंटे काम करे उसके बेसिस पे करते थे, और हर एक में उन्होंने कोशिश ये की थी, लोगों ने कोशिश की थी कि एक मिनिमम वेज रेटों प्रोवाइड किया जाए। इसमें उन्होंने क्या किया, इसमें मिनिमम वेज से आगे बढ़ के वो आउटपुट पे गए। आउटपुट पे आके वो बोल रहे हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द बेसिस ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडीज़, वो हर एक वर्कर का ना स्टैंडर्ड वर्कलोड डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया 2 पीस रेट्स फॉर द वर्कर्स। 2 पीस रेट्स फॉर द वर्कर्स मीनिंग क्या, कि 2 टाइप के वर्कर होंगे भाई। एक लोअर रेट हम उनको देंगे जो एवरेज और लेस एफिशिएंट काम करेंगे दैन द स्टैंडर्ड वर्कलोड। हर एक वर्कर, हर एक जॉब के लिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड वर्कलोड डिसाइड किया, उसके बाद 2 भाग में डिवाइड कर दिया। पहला वाला था कि जो लोअर रेट में या लेस एफिशिएंट काम करेंगे उन्हें हम कम देंगे,
और दूसरा हो गया जो हायर पी स्टेट में काम करेंगे, जो एक्चुअली जो स्टैंडर्ड वर्कलोड है उससे ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, तो हम उससे ज़्यादा भाग विल गिव दम मोर। अब इसमें नेचुरली क्या हुआ, एफिशिएंट वर्कर विल बी पेड मोर एंड इनएफिशिएंट वर्कर विल बी पेड लेस। सपोज एग्जाम्पल ये यहाँ पे दिया हुआ है कि एक स्टैंडर्ड आउटपुट 50 यूनिट्स है पर डे। अभी पी स्टेट्स फिक्स किया गया 4 और 3 यूनिट्स पर कि अगर बहुत क्वालिटी आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो 4 यूनिट और 3 यूनिट पर यूनिट में किया गया। 3 वर्कर हैं ABC, ए ने 40 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, बी ने 50 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, सी ने 60 यूनिट्स प्रोड्यूस किया। अब कौन सा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 4 रुपीज़ वाला या 3 रुपीज़ वाला? क्वालिटी भी तो है। तो जैसा क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और जितना नंबर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बेसिस पे उन्हें आप डेली का पैसा दो, राइट। मेरिट ये हो गया कि एक एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स में आप डिफ्रेंशिएट कर दिए, ठीक है। आप जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, जो एफिशिएंट और गुड वर्कर्स आपके पास है, उन्हें आप रिवॉर्ड दे रहे हैं। साथ ही साथ जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं उन्हें आप काइंड ऑफ पनिशमेंट दे रहे हैं। अभी क्या है, ये वर्कर्स जो एफिशिएंट वाले हैं उन्हें आप इनकरेज कर रहे हैं, भैया और अच्छे से काम करो। और जो इनएफिशिएंट वाले हैं वो भी एफिशिएंट वाले को देख के कोशिश करते हैं काम करने का। दूसरा वो ये भी कोशिश करते हैं कि जो इनएफिशिएंट लोगों को हटा दिया जाए। और वेज सिस्टम जो होता है, दिस वेज सिस्टम, ये टेलर वाला, दिस टाइम एंड मोशन स्टडी पे बेस्ड वाला जो है, इट इज़ मोर पॉपुलर इन द efficient workers as they tend to draw more wages, and जो नॉन एफिशिएंट, जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं उन्हें इतने पैसे नहीं मिल पाते हैं। डीमेरिट्स क्या है कि यहाँ पे मिनिमम वेज का वर्कर्स का नहीं है, विच इज़ अ वेरी बिग ड्रॉबैक, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट हर एक वर्कर को आपको मिनिमम वेजेस देने ही देने हैं। तो यहाँ पे है कि मिनिमम वेजेस का तो कोई प्रोविज़न है ही नहीं, है कि काम कर रहे हैं तो मिल रहा है, नहीं कर रहे तो नहीं मिल रहा है, जैसा काम करो उससे मिल रहा है। तो मिनिमम वेजेस में आपका तो कहीं है ही नहीं, एंड इट इज़ हार्श टू द वर्कर्स। कभी कभी ना क्या होता है, there are certain average workers and some very skilled workers. So these average workers, though they really want to work and they work really hard, but sometimes they are not able to produce what they actually can, they want to basically, so it is harsh for them. नेक्स्ट वाला में जो आता है आपका पी स्टेट में आता है इज़ मेरिक्स मल्टीपल पी स्टेट सिस्टम। मेरिक्स मल्टीपल पी स्टेट सिस्टम में क्या किया, वो ही ट्राई टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ द टेलर्स प्लान। इनका भी आउटपुट पे ही बेस था, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको ना चेंज करने की थोड़ी कोशिश की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 पार्ट में जो ग्रेडेड पी स्टेट्स है उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी ये वो बोलते हैं कि वो वर्कर्स जो 83% ऑफ द, मतलब अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड आउटपुट 100% है, तो जो लोग 83% से, द वर्कर्स हु प्रोड्यूस लेस देन 83% ऑफ द स्टैंडर्ड आउटपुट आर पेड एट द बेसिक पी स्टेट। कि वो अगर 83%, जो मान लीजिए 100% प्रोड्यूस करना है, मान लीजिए एक सोफ़ा ही बनाना है या मान लीजिए एक पेंसिल ही बनानी है, उसकी 83% उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया है, या 83% ऑफ द काम जो उनका जो वर्क था उन्होंने ख़त्म कर दिया है उस दिन, उनको जो बेसिक पी स्टेट है हम वो देंगे। फिर उन्होंने क्या है, एक दूसरा है जिन्होंने 83 to 100% ऑफ द स्टैंडर्ड आउटपुट पे कर दिया है, उन्हें हम बेसिक पे रेट का 110% देंगे। मान लीजिए एक पेंसिल बनाने का है और एक पेंसिल बनाने का हमने 100 रुपये रखा है, तो कोई जन अगर बना रहा है तो अगर 83% ऑफ द पेंसिल ही बनाया है तो उसको वो 100 रुपये देंगे, डन। कोई जन अगर 83 to 100% पेंसिल बना दिया, मतलब पूरी पेंसिल तक बना दिया अगर, तो हम उसको 110 रुपया देंगे। लास्टली जो लोग मोर देन 110%, एक की जगह दूसरी पेंसिल ही बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दी, ठीक है, तो हम उन्हें 120 रुपीज़ देंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, ये है कि इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल, एक बेसिक पी स्टेज प्रोवाइड करता है। बिगनर्स और लर्नर्स जो तुरंत में बहुत 100 और 200% वर्क टाइम ना काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए फ्लेक्सिबल है, परफॉर्मेंस लेवल बढ़ाने में हेल्प करता है। डीमेरिट है कि मिनिमम वेजेस नहीं प्रोवाइड करता है, एंड इट इज़ लिबरल टू द एफिशिएंट वर्कर्स, बट ऑल वर्कर्स
which are producing from 1 to 82.9% the standard output are classified as substandard paid at the same period. जो 1% आप जो 83 to 100 में बना दो, 100 से बना दो, लेकिन जो 1% जो प्रोड्यूस कर रहा है और जो 82% प्रोड्यूस कर रहा है, 82.9% तक का वो प्रोडक्शन ला रहा है. आप ऐसे सोचिए, अगर क्लास में हैं, अगर 1 to 82.9% तक ग्रेड ए है, 83% to 100% में ग्रेड A+ है, और अगर 100% से ऊपर में आपका एक्सेलेंट है, तो जिस पर्सन को 10%, जिस बंदे को क्लास में 10 मार्क्स आया है और जिस बंदे को क्लास में 82 मार्क्स आया है, दोनों को ग्रेड A आएगा. तो इज दिस जस्टिफाइड? दिस इज़ वन ड्रॉबैक्स और डीमेरिट्स ऑफ द मेरिट मल्टीपल पी स्टेट सिस्टम. इसके बाद आया गैंट टास्क एंड बोनस प्लान. Gantt task and bonus plan is what? It is like it guarantees every worker under Gantt's task and bonus wage plan. A definite task representing first class performance is fixed as the standard after careful time motion studies. ठीक है, एकदम अच्छे से टाइम और मोशन स्टडीज़ उन्होंने किया, और उसके बाद परफॉर्मेंस कैसे होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, वो उन्होंने डिसाइड कर लिया. अभी एक बोलता है क्या कि अगर कोई वर्कर बहुत अच्छे से काम कर देता है तो हम लोग उसको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे डिपेंडिंग अपॉन बिटवीन 25 to 50% ऑफ द आर्ली रेट फॉर द टाइम अलाउड. बट अगर वो काम नहीं कर पाता है तो जितना उसने समय लगाया है, हम सिर्फ उसकी उतनी पैसे देंगे. राइट. इसमें क्या हो गया, इसमें मिनिमम वेज भी इश्योर हो गया. अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो हम वो भी उसको दे दिए. साथ ही साथ अगर इनएफिशिएंट वर्कर्स जो हैं तो हम उसको बहुत बुरी तरह से पेनलाइज नहीं कर रहे हैं या पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं. तो ये सारा आपका हो गया इंडिविजुअल प्लान, जो टाइम बेस्ड भी हो गया, आउटपुट बेस्ड भी हो गया. आफ्टर दिस कम्स द ग्रुप इंसेंटिव प्लान. ग्रुप इंसेंटिव प्लान इज़ व्हाट, कि एक जो भी वर्कर है वो अकेले नहीं काम कर रहा है, बल्कि एक ग्रुप में काम कर रहा है. किन के साथ? बाकी लोगों के साथ, साथ ही टीम लीडर के साथ. तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ द ग्रुप इंसेंटिव प्लान. पहला आता है प्लेसमेंट बोनस प्लान. प्लेसमेंट बोनस प्लान में क्या होता है कि देयर इज़ अ कमिटी ऑफ वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट सेट्स द स्टैंडर्ड्स ऑफ द परफॉर्मेंस. ठीक है. अब क्या है, हर एक जो वेज, एक मिनिमम वेज गारंटी किया जाता है हर एक वर्कर को. और क्या होता है, जब अगर ग्रुप को कब बोनस मिलता है, व्हेन द एक्चुअल आउटपुट ऑफ द एंटायर ग्रुप, नॉट जस्ट 1% बट द एंटायर ग्रुप, इट इज़ मोर देन द स्टैंडर्ड. ठीक है. अगर वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा होता है तो ही ग्रुप के सारे मेंबर्स को बोनस प्रोवाइड किया जाता है. ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक टीम स्पिरिट को बढ़ावा देता है. जहाँ पे एक ग्रुप हो गया और वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, तो साथ में if there is a group of people who are working together, obviously there will be one team leader and there will be some people who will be working with them. There will be some efficient one, there will be some inefficient ones, and all of them are working together. अभी क्या क्या, मान लो 5 जन का ग्रुप है जिसमें 2 एफिशिएंट 2 इनएफिशिएंट लोग हैं और एक ग्रुप लीडर है. तो है कि हर एक जन को एक, आप मिनिमम आप बोल रहे हो कि आप काम करो अच्छे से, आपका वैसा बेहतरीन स्टैंडर्ड से बेहतर हो ना हो, मिनिमम आपको वेज प्रोवाइड करेंगे. लेकिन अगर बहुत अच्छा हो गया, स्टैंडर्ड से बेहतर हो गया, तो आपको हम सबको को 5 को बोनस प्रोवाइड करेंगे. अभी क्या है, जो एफिशिएंट वर्कर्स ने अपना बेहतरीन प्रोटीन किया है, टीम वर्क जो लीडर है उसने भी बहुत अच्छा सा किया है, लेकिन इनएफिशिएंट वर्कर्स ने उतना काम नहीं किया है. शायद मन से, शायद बिना मन से, किसी भी रीज़न से अगर काम नहीं किया है तो भी उन्हें इंसेंटिव मिल जाते हैं. नेक्स्ट इज़ द स्कैलॉन प्लान. स्कैलॉन प्लान क्या होता है? ये एक प्लांट वाइड स्कीम होता है विच इज़ डिज़ाइन टू मोटिवेट द वर्कर्स टू मेक सजेशंस फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस. ये कैसे पूरा बोलता है कि भाई ये प्लांट वाइड एक प्लान बनता है जहाँ सारे वर्कर्स को लिए जाते हैं, जहाँ उन्हें बोला जाता है कि भाई आप सजेशंस दो ताकि हम कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस को रिड्यूस कर सकें, वर्क मेथड्स को इम्प्रूव कर सकें, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके. तो बेसिकली 2 चीज़ हो गया. एक वो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी बोल रहे हैं कि इनके जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ी और रिड्यूस कॉस्ट हो रहा है. दूसरा वो डिपार्टमेंटल प्लांट स्क्रीनिंग कर रहे हैं ताकि वो एम्प्लॉय का सजेशन को देख सकें, और ये प्लांट वाइड होता है टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट इज़ द टाउइज
Townie's gain sharing plan. Townie's gain sharing plan is another group incentive. इसमें क्या होता है कि half of the savings of the labor cost, किसका? सेविंग्स ऑफ द लेबर कॉस्ट, जो भी लेबर कॉस्ट हमें लग रहा है उसकी जो सेविंग्स हो रही है उसका हाफ सेवर्स द लेबर कॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ द आउटपुट ऑफ एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, क्योंकि बहुत अच्छा काम चल रहा है वर्कर्स और फोरमैन का, तो हमारे पैसे बच रहे हैं। जो पैसे बच रहे हैं द फोरमैन गेट्स अ सर्टेन परसेंटेज आर फिक्स इन एडवांस एंड द बोनस इज हाफ ईयरली। ठीक है, तो ग्रुप शेयरिंग में क्या हो गया? ग्रुप शेयरिंग में दो जितने भी हाफ द सेविंग्स ऑफ द लेबर कॉस्ट है as the result of the output of the extra excess of the standard is distributed among the workers and the foreman gets certain percentages। ठीक है, और ये हाफ ईयरली होता है। ग्रुप इंसेंटिव प्लान के बेनिफिट्स क्या क्या हो गए? पहला, इंडिविजुअल मेंबर्स जो है वो बाकी लोगों का ख्याल रखेगा। दूसरा, फेवरेटिज्म नहीं होगी। थर्ड, जो आपके स्किल और एक्सपीरियंस वर्कर्स होंगे वो मोटिवेट होंगे, एक टीम वर्क क्रिएट होएगी। साथ ही साथ देयर इज़ अ नीड फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। डीमेरिट्स ऑफ ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स क्या हो गए कि जो इनएफिशिएंट वर्कर्स होते हैं उन्हें भी फ़ायदा हो गया। दूसरा, इंडिविजुअल वर्कर्स मे नॉट बी मोटिवेटेड इनफ एंड देयर मे बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द डिफ़िकल्ट थिंग इज़ दे मे बी अ राइवलरी, ऐसा जो टीम मेंबर में जो कोऑपरेशन होना चाहिए वो नहीं है, तो शायद वो स्टैंडर्ड प्रोडक्टिविटी हो ही ना। ठीक है, सो फॉर ऑल दीज रीजंस वी नीड टू हैव अ वेरी साउंड एज इन वेरी गुड, वेरी इफेक्टिव इंसेंटिव प्लान। तो एक इफेक्टिव इंसेंटिव प्लान के क्या क्या फीचर्स होते हैं, लेट्स डिस्कस। पहला है कि ऑर्गेनाइजेशन मस्ट रिकॉग्नाइज दैट द कंपनसेशन कैन चेंज एम्प्लॉय बिहेवियर, कि एक ऑर्गेनाइजेशन को समझना है कि उसका जो कंपनसेशन प्रोवाइड किया जा रहा है वो उसके ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय का पूरा बिहेवियर चेंज कर सकता है, बिहेवियर एज इन उसका मोरल, उसका मोटिवेशन चेंज कर सकता है। देन एम्प्लॉयज़ की, जैसे हमने डिस्कस किया था, एम्प्लॉयज़ के अपने गोल्स होते हैं, तो जो इंसेंटिव प्लान्स जो होते हैं, इंसेंटिव प्लान्स के जो गोल्स होते हैं, तो वो उनको if they are working good, no, they should get be paid good according to it. Then if the positions cannot be measured individually, group incentive plans measures हो रहे हैं, तो प्रॉपर मिक्सचर होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ इंडिविजुअल प्लान ही ले रहे हैं या फिर सिर्फ ग्रुप ही प्लान ले रहे हैं। ठीक है, एक प्रॉपर मिक्सचर आप इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हैं या ग्रुप प्रॉपर आप कंपनसेशन प्लान करें कि किसको कैसे पैसे हम दें, आप वैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जहाँ सैलरी आप डिसाइड कर दिए दूसरा चीज़ हो गया, लेकिन जब आप वर्कर्स के लिए वेजेस डिसाइड कर रहे हैं तो ये नहीं कि सिर्फ ग्रुप को आप लेके चल रहे हो, आप उनके जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों को लेके चले, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ नीड दैट इज। फिर जब परफॉर्मेंस मेजर्स जो होना चाहिए एम्प्लॉयज़ को क्लियर होना चाहिए कि उनसे क्या एक्सपेक्टेड है, पी सेट में कैसा क्वालिटी एक्सपेक्टेड है, ठीक है, कैसा बोनस होना चाहिए, उनका सब चीज़ क्लियर होना चाहिए। मिनिमम वेज शुड बी गारंटेड टू एवरी वर्कर, ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। ठीक है, क्या होता है कि बोनस आप प्रोवाइड करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एफिशिएंट वर्कर्स उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, लेकिन एक मिनिमम अगर गारंटीड पी सेट उनको प्रोवाइडेड रहता है या मिनिमम उनका वेज उनका प्रोवाइडेड रहता है विच इज़ अकॉर्डिंग टू द मिनिमम वेजेस एक्ट, तो क्या होता है, देयर इज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस अमंग द वर्कर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। देन दे शुड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल वर्कर्स, सब वर्कर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए काम करने की। देन जो वर्क है वो ईजिली अंडरस्टूड होना चाहिए, साथ ही साथ जो भी इंसेंटिव प्लान विच इज़ बीइंग एप्लीकेबल विच शुड बी कम्युनिकेटेड प्रॉपरली टू द ऑल द वर्कर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। It should be communicated to them and then it should also be acceptable by them। अगर उनको एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती तो ट्रेड यूनियंस वगैरह होकर प्रॉब्लम हो सकती है। देन जो आपकी इंसेंटिव प्रोग्राम्स आप बना रहे हैं, जो उनको ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ को नहीं, वो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशंस दोनों के गोल्स को मीट करना चाहिए, दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी को हिट करना चाहिए। द इंसेंटिव प्लान्स मस्ट बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक वर्क परफॉर्मेंस, जैसे बताया टाइम मोशन स्टडी किया, साइंटिफिकली डिसाइड किया, वो डिसाइड कर रहे हैं कि क्या स्टैंडर्ड टाइम है, ये सब चीज़ रियलिस्टिक होनी चाहिए। और अगर रियलिस्टिक होते हैं तो वो और जो जनरली ऑर्गेनाइजेशंस को, जो लोगों को और मोटिवेट करते हैं।
Then one of the most important things is it should be flexible या dynamic होना चाहिए. मान लीजिए जो हमारा there, as I said, the changes in the environment, the changes in the technology, the changes in the laws and regulations, because there are various factors which are affecting the compensation system. So according to the changes, it should be flexible and dynamic and should be able to adapt accordingly. साथ ही साथ ऐसा भी होना चाहिए कि जिनके जो एरर्स होते हैं जो चेंजेस के कारण उसको रेक्टिफाई कर सकें. Then the time gap between actual performance and incentive payment should be as small as possible. जैसे ही काम ख़त्म हुआ, जो भी इंसेंटिव पेमेंट है वो जल्दी दे दो. It should not be too costly to operate. जो उसके बाद वो एक बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स, इट शुड बी ऑफ इंटरेस्ट टू द एम्प्लॉयज़. इट शुड असिस्ट द रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ द सुपरविजन, कि उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़े. वो जो वर्कर्स है वो खुद ही इतने मोरल हाई है उनकी, इतने मोटिवेटेड हैं कि वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं. देन सूटेबल मशीनरी फॉर क्विक एंड फेयर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस अराइजिंग फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान. दे शुड बी अ रिड्रेसल कमेटी, जो क्या करना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर उनका कोई चीज़, उनका कोई ग्रीवेंसेस हो, उनको तुरंत हैंडल करके तुरंत वापस काम पे चले जाओ. तो बेसिकली व्हाट वी हैव स्टडीड इज़ कि हम लोगों ने पहले HRP का सब चीज़ हमने पढ़ रखा था. कंपनसेशन मैनेजमेंट यही होता है कि आप compensation as in the remuneration or the money or monetary or non-monetary benefits which are given to the organization, to the employees of the organizations, are such that their morale is high, they are motivated, their satisfaction, the productivity high, the product profitability is high, and it leads to the overall development of the organizations, where the organization as well as the personal goals of the objectives of the organizations are met. फिर इसमें हमने पढ़ा importance, the types, the incentive plans, the various merits and demerits of the incentive plans, and why is there a need of proper incentive plans. This is all for the compensation management. I'll be coming with the next video very quickly, and you stay safe, eat healthy, do some yoga, keep inside, happy learning. And actually, if you watched the video so far and you really like my video, please press the like button, put in some comment, and subscribe, ring the bell for the regular updates. Thank you.